आमतौर पर जब भी किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात उठती है ना, तो हर इंसान एक खास तरह की सटीकता की उम्मीद करता है। बिल्कुल किसी इंजीनियरिंग या गणित की तरह, हाँ, बिल्कुल एकदम सटीक। है ना? मान लीजिए किसी के हाथ में दर्द है, उसने एक्सरे करवाया। उस काली फिल्म पर एक टूटी हुई सफेद लकीर साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस वहां उंगली रखकर कहता है कि देखिए समस्या यहाँ है। और वो पल बहुत सुकून देने वाला होता है। एकदम, क्योंकि समस्या एकदम सामने साफ नजर आ रही है। इस सुकून के पीछे ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। मतलब इंसानी दिमाग को वो चीजें बहुत पसंद हैं जिन्हें आसानी से अलग अलग खानों या श्रेणियों में बांटा जा सके। हम एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जो पूरी तरह से बाइनरी हो। ब्लैक या व्हाइट। एग्जैक्टली। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, कारण सामने है और उसका समाधान भी साफ है। इसे हम कंट्रोल का भ्रम भी कह सकते हैं। और ये जो भ्रम है ना, ये तब टूटता है जब हम असल दुनिया की बड़ी, उलझी हुई और कॉम्प्लेक्स प्रणालियों में कदम रखते हैं, या फिर जब इंसान के अपने दिमाग की कुछ नया और गहरा सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। सही कहा। तब वो साफ तस्वीर दिखाने वाली एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल। हड्डी टूटने जैसी एक सीधी लकीर की बजाय सामने एक ऐसा नजारा होता है जो बहुत धुंधला और उलझावा होता है। धुंधला इसलिए क्योंकि वहां एक समस्या के तार अनगिनत दूसरी चीजों से जुड़े होते हैं। मतलब कोई एक कारण नहीं होता और ना ही कोई एक सीधा समाधान। हम एक ऐसे जाले को देख रहे होते हैं जहां एक धागा खींचने पर पूरा जाल हिलने लगता है। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा का असली सफर शुरू होता है। आज का हमारा मिशन इसी बात की गहराई तक जाना है कि इस धुंधले पानी में कैसे देखा जाए, दुनिया की उलझी हुई प्रणालियों को और हमारे खुद के सीखने की क्षमता को कैसे समझा जाए। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। हाँ, आज हम दो बहुत ही शक्तिशाली स्रोतों को डिकोड करने वाले हैं। पहला है एना जस्टिस का सिस्टम्स थिंकिंग और उनका आइसबर्ग मॉडल, और दूसरा है ए खटाना का लर्न टू लर्न फ्रेमवर्क, जो एक बहुत ही एडवांस्ड एआई बेस्ड सीखने का तरीका है। ये दोनों ही स्रोत देखने में अलग लग सकते हैं लेकिन अंदर से गहराई से जुड़े हैं। बिल्कुल जुड़े हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे रेखीय सोच यानी लीनियर थिंकिंग से बाहर निकलकर चक्रीय सोच सर्कुलर थिंकिंग को अपनाना ही इस सदी में सर्वाइव करने और किसी भी विषय में महारत हासिल करने का एकमात्र रास्ता है। ये कोई साधारण थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने की बात है, जिसे हम बचपन से लेकर आज तक इस्तेमाल करते आए हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। एना जस्टिस का जो आइसबर्ग मॉडल है ना, वो हमारी इसी रोजमर्रा की रेखीय सोच की जड़ पर वार करता है। जब हम कहते हैं कि हमारी सोच रेखीय या लीनियर है, तो इसका असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है ए से बी और बी से सी वाला नजरिया। बचपन से स्कूल में हमें यही सिखाया जाता है कि हर घटना का एक सीधा कारण होता है। जैसे बारिश हुई तो सड़क गीली हो गई। एग्जैक्टली। कारण और प्रभाव, ये एक बहुत ही सीधी रेखा है। लेकिन एना जस्टिस स्पष्ट करती हैं कि जब हम किसी बड़ी प्रणाली या सिस्टम की बात करते हैं तो वहां कारण और प्रभाव की कोई सीधी रेखा नहीं होती। अच्छा। हाँ, असल दुनिया में सिस्टम्स वृत्ताकार या सर्कुलर होते हैं। यानी वहां कोई शुरुआत या अंत नहीं होता। सटीक बात। एक सिस्टम का जो परिणाम है, मतलब जो आउटपुट है, वो घूमकर वापस उसी सिस्टम में इनपुट बनकर आ जाता है। इसे ही फीडबैक लूप कहते हैं। अरे वाह। और क्योंकि हमारे दिमाग को सीधी रेखाओं में सोचने की आदत है, इसलिए वो इन चक्रीय लूप्स को देख ही नहीं पाता। और इसी अनदेखी को समझाने के लिए एना जस्टिस ने आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ का उदाहरण दिया है। मतलब जो हमें दिखता है वो असलियत का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है ना? बिल्कुल। आइसबर्ग मॉडल का सबसे ऊपरी हिस्सा वो है जिसे हम इवेंट या घटना कहते हैं। जैसे आज सुबह न्यूज में पढ़ा कि शहर में प्रदूषण बढ़ गया है। हाँ, और हमारा दिमाग तुरंत उस इवेंट पर प्रतिक्रिया देता है। क्योंकि इवेंट्स को प्रोसेस करने में सबसे कम ऊर्जा लगती है। लेकिन सिस्टम्स थिंकिंग कहती है कि अगर सच्ची समझ चाहिए तो उस पानी की सतह के नीचे देखना होगा, जहां हमें पैटर्न नजर आते हैं। और सिर्फ पैटर्न ही नहीं, बल्कि सबसे गहराई में मौजूद सिस्टम स्ट्रक्चर्स, यानी वो बुनियादी ढांचा जो उन पैटर्न्स को बार बार पैदा कर रहा है। क्या ये कुछ ऐसा है, मतलब मान लीजिए कोई रोज शाम को दफ्तर से लौटते वक्त एक भारी ट्रैफिक जाम में फंसता है। वो उस जाम को एक घटना मानकर हर दिन कोसता है। उसे लगता है कि आज किसी ने गाड़ी गलत मोड़ दी होगी इसलिए जाम है। तो ये आइसबर्ग की चोटी हो गई। बिल्कुल सही। और अगर वो थोड़ा नीचे देखे तो उसे समझ आएगा कि ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 5 सालों से हर शाम हो रहा है।
ये एक पैटर्न है। असली रहस्य तो सबसे नीचे है। वो जैम इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि लोग बुरी ड्राइविंग कर रहे हैं। जैम इसलिए है क्योंकि शहर का स्ट्रक्चर ही ऐसा एकदम सही पकड़े आप। है ना? सारे दफ्तरों के खुलने और बंद होने का समय एक ही है। सड़कों का डिजाइन एक खास चौराहे पर आकर संकरा हो जाता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई विकल्प नहीं है। ये ढांचा ही उस जाम को हर दिन जन्म देता है। ये एकदम सटीक उदाहरण है। जब तक उस गहरे ढांचे को नहीं बदला जाएगा तब तक सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न बजते रहेंगे। इवेंट्स के स्तर पर समस्या कभी हल नहीं होती। सिस्टम्स थिंकिंग इसी कॉजल लूप डायग्राम को समझने पर जोर देती है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है जो ये स्रोत पढ़ते वक्त मुझे परेशान कर रहा था। बताइए। अगर ये फीडबैक लूप्स और सिस्टम्स इतने ही स्मार्ट तरीके से जुड़े होते हैं तो फिर ये इतनी बड़ी वैश्विक समस्याएं क्यों पैदा करते हैं? जलवायु परिवर्तन हो या कचरे का संकट, सब इन्हीं सिस्टम्स की देन क्यों लगते हैं? ये उलझन बहुत लाजमी है, लेकिन स्रोत में इसका जो कारण बताया गया है वो सच में आंखें खोलने वाला है। सिस्टम्स कभी फेल नहीं होते। दरअसल वो अपना काम बहुत ही कुशलता से कर रहे होते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? समस्या तब आती है जब सिस्टम अपना वांछित परिणाम यानी जो रिजल्ट हम चाहते थे उसे हासिल करने के चक्कर में अंधा हो जाता है। अंधा हो जाता है? थोड़ा इसे खोलकर बताइए। मान लीजिए किसी खेत में ज्यादा फसल उगाने का एक सिस्टम बनाया गया। उसमें रासायनिक खाद डाली गई। सिस्टम का फीडबैक लूप क्या है? ज्यादा फसल ज्यादा मुनाफा। ठीक है। वो लूप बहुत अच्छे से काम करता है और पैदावार बढ़ा देता है। ये एक बड़ी सफलता लगती है, लेकिन उसी सफलता के साथ एक अवांछित परिणाम भी पैदा हो रहा है। मिट्टी के अंदर के सूक्ष्म जीव मर रहे हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब फीडबैक लूप में मिट्टी की सेहत को मापने का कोई तरीका ही नहीं डाला गया। बस यही सबसे बड़ी खामी है। जो फीडबैक लूप सफलता को मापते हैं वो अक्सर उस सिस्टम से जुड़े अन्य गहरे तत्वों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। एना जस्टिस ने फास्ट फैशन का जो उदाहरण दिया है वो इसे बहुत गहराई से समझाता है। हाँ, फास्ट फैशन वाला हिस्सा सच में डरावना था। कपड़े बहुत सस्ते और बहुत तेजी से बन रहे हैं। दुकानों में हर हफ्ते नया कलेक्शन आ रहा है। ये उस सिस्टम का वो रिजल्ट है जो कंपनियां चाहती थीं। और उस चाहत को पूरा करने के लिए जो लूप बना, उसने ये तो देखा कि ग्राहक कितनी जल्दी खरीद रहा है, लेकिन उसने ये नहीं मापा कि जब वो कपड़ा दोबारा पहनकर फेंक दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएगा। पानी कैसे प्रदूषित होगा, कचरा कहाँ जाएगा। एग्जैक्टली। लैंडफिल में कचरे का जो पहाड़ जमा हो रहा है वो उस सिस्टम के लिए इनविजिबल या अदृश्य है। वो अवांछित परिणाम है जिसकी सिस्टम ने परवाह ही नहीं की। तो यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगी। क्या इसका मतलब ये है कि ये कॉर्पोरेट सिस्टम जानबूझकर इस तरह खराब बनाए जाते हैं? क्या इन सिस्टम्स को बनाने वालों की नीयत में खोट है? ये सोचना बहुत आसान है कि सिस्टम में कोई खलनायक बैठा है, लेकिन सिस्टम्स थिंकिंग के अनुसार सिस्टम अपने आप में ना तो सही होते हैं और ना ही गलत। अच्छा। हाँ, सिस्टम सिर्फ एक मशीन की तरह होते हैं जो कुछ मानवीय मूल्यों और मान्यताओं की बुनियाद पर खड़े किए जाते हैं। यानी गलती सिस्टम की नहीं, उस वैल्यू की है जिस पर उसे सेट किया गया है। एकदम। फास्ट फैशन के ढांचे को बनाते समय मुनाफे और रफ्तार को मुख्य मूल्य माना गया, पर्यावरण की स्थिरता को नहीं। अनचाहे परिणाम इसलिए आते हैं क्योंकि सिस्टम बनाते समय इस बात की कोई जागरूकता ही नहीं थी कि वो दूसरे जुड़े हुए सिस्टम्स को कैसे प्रभावित करेंगे। तो फिर इसे बदला कैसे जाए? मतलब जब सिस्टम इतने बड़े और ताकतवर हैं तो एक आम इंसान क्या कर सकता है? यहीं पर व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता सबसे बड़ा हथियार बनती है। स्रोत बहुत जोर देकर कहता है कि बदलाव तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति पूरी सप्लाई चेन या पूरे लूप को देखना शुरू करता है। पूरा नजरिया बदलना। हाँ, जब किसी को ये समझ आ जाता है कि उसके हाथ में जो सस्ती टी शर्ट है वो किन किन चरणों से होकर आई है, उसमें कितना पानी लगा है और फेंकने के बाद वो कहाँ जाएगी, तो उसका नजरिया बदल जाता है। वो व्यक्ति सिर्फ एक टी शर्ट नहीं खरीद रहा, वो एक पूरी प्रक्रिया को वोट दे रहा है। और यही समझ उसे एक निष्क्रिय दर्शक से निकालकर एक सक्रिय भागीदार बना देती है। वो सिर्फ इवेंट पर प्रतिक्रिया देने की बजाय पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर फैसले लेने लगता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है और यहाँ मेरे दिमाग में एक जबरदस्त मोमेंट आ रहा है। वो क्या? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर दुनिया की सारी जटिलताएं इस तरह के चक्रीय फीडबैक लूप्स में काम करती हैं और समस्या ये है कि हम उन्हें रेखीय तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे सीखने का तरीका ही बुनियादी तौर पर गलत है। कैसे? हम किताबों को पेज नंबर 1 से 100 तक एक सीधी रेखा में पढ़ते हैं।
हम दुनिया को लूप्स में समझना चाहते हैं, लेकिन हमारे खुद के दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम सीधी रेखा में काम कर रहा है। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है और इसी सिस्टम क्लैश को सुलझाने के लिए हमारे दूसरे स्रोत ए खटाना के लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अगर दुनिया चक्रीय है तो हमारे सीखने की प्रक्रिया को भी चक्रीय होना ही पड़ेगा। तो क्या खटाना का फ्रेमवर्क इंसान के दिमाग के लिए एक नया फीडबैक लूप तैयार करता है? पूरी तरह से। इस फ्रेमवर्क को एक पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर या जोड़ीदार प्रणाली कहा जाता है। पारंपरिक शिक्षा पैसिव होती है, किताब खोल ली, पढ़ लिया और मान लिया कि ज्ञान दिमाग में चला गया। हाँ, हम सब ने स्कूल में ये किया है। वहां कोई फीडबैक लूप नहीं है जो बताए कि आपने सच में कुछ समझा या नहीं। लेकिन खटाना का सिस्टम इस बात पर टिका है कि सीखने के हर इनपुट के साथ तुरंत एक आउटपुट या परीक्षण जुड़ा होना चाहिए, ताकि वो लूप पूरा हो सके। बिल्कुल। इसका जो कोर लूप है वो 4 हिस्सों में निरंतर चलता है। पहला सीखना, दूसरा परीक्षण करना, तीसरा कमजोरियों को मजबूत करना और चौथा आगे प्रगति करना। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। अरे वाह, ये तो उसी एक्सरे मशीन को लगातार चालू रखने जैसा है। हर कदम पर ये मापना कि क्या वाकई कुछ समझ आया है या सिर्फ आंखों ने शब्दों को देखा है। खटाना के इस फ्रेमवर्क में महारत हासिल करने के लिए 3 विशिष्ट लेवल्स बताए गए हैं। मुझे ये समझना है कि ये जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है। लेवल 1 क्या है? लेवल 1 को फाउंडेशन या नींव कहा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विषय की एक स्पष्ट और चौड़ी समझ का निर्माण करना है। इसके लिए स्रोत में नोटबुक, LM जैसे AI चैट का उपयोग करने की सलाह दी गई है। अच्छा। इसके अलावा माइंड मैप्स बनाना और डेटा को इन्फोग्राफिक्स में बदलना इसका हिस्सा है। 1 मिनट, अगर लेवल 1 में नोटबुक LM से डेटा को माइंड मैप्स में बदला जा रहा है, तो ये तो सिर्फ जानकारी को जमा करना हुआ ना? क्या इसमें भी कोई लूप है? यही इस फ्रेमवर्क की खूबी है। डेटा जमा करते ही तुरंत शॉर्ट क्विज और साधारण फ्लैश कार्ड्स के जरिए मूल्यांकन किया जाता है। इसका फोकस शुरुआती याददाश्त या रिकॉल को परखना होता है। रिकॉल को परखना? हाँ, न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब दिमाग को कोई जानकारी तुरंत वापस खींचनी पड़ती है तो वो जो घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होता है वही याददाश्त को मजबूत करता है। समझ गई। तो अगर लेवल 1 डेटा इकट्ठा करना और उसे याद रखना है, तो मेरी इंस्टिंक्ट कहती है कि लेवल 2 शायद उस डेटा को बार बार रटने के बारे में होगा। लेकिन अगर हम लीनियर थिंकिंग से बच रहे हैं तो रटना तो गलत दिशा हो गई ना? आपका शक एकदम सही है। रटना फिर से उसी सीधी रेखा में जाना है। लेवल 2 रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसे एक्टिव लर्निंग या सक्रिय शिक्षा कहा गया है। यहाँ समझ को गहराई दी जाती है। तो अब बात सिर्फ याद रखने की नहीं है? नहीं, अब बात उस ज्ञान को लागू करने यानी एप्लीकेशन की है। तो ये ज्ञान का परीक्षण कैसे करता है? इसमें नोटबुक LM के भीतर सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल होता है। इंटरैक्टिव चैट होती है जो पूरी तरह से स्रोत सामग्री पर आधारित है। यहाँ सामान्य क्विज की बजाय कॉन्सेप्ट आधारित और थोड़े कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है। मतलब ये जांचा जाता है कि क्या विषय के अलग-अलग हिस्से दिमाग में एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ कोई पुरानी घिसी-पिटी एनालॉजी न देकर इसे तकनीक की भाषा में समझूं, तो क्या हम इसे एक कंप्यूटर बनाने जैसा मान सकते हैं? कैसे? मतलब लेवल 1 हार्डवेयर जमा करना और इंस्टॉल करना है, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, वो सब डेटा है। और लेवल 2 उस हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग करना, ताकि वो सारे हिस्से आपस में बात कर सके। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। लेवल 2 में वाकई दिमाग उन अलग अलग जानकारी के टुकड़ों के बीच के संबंध या कोड को लिख रहा होता है। ये सिर्फ पार्ट्स का ढेर नहीं है, अब यह एक काम करने वाला सिस्टम बन रहा है। और फिर आता है आखिरी स्तर, लेवल 3, मास्टरी यानी महारत। इस एनालॉजी के हिसाब से क्या ये उस बनाए गए कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट करना या सिमुलेशन चलाना है? इसे स्ट्रेस टेस्ट ही समझिए। इस स्तर पर सीखे गए ज्ञान को एक बहुत ही स्पष्ट ढांचे में व्यवस्थित करना होता है। इसमें ब्लॉक के स्टाइल में सिंथेसिस लिखना, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना और खुद से डिस्क्रिप्टिव प्रश्नोत्तर जनरेट करना शामिल है। खुद से क्रिएट करना? हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर अपने खुद के शब्दों में एक नया ढांचा तैयार कर लेता है, तब वो ज्ञान पूरी तरह से उसका अपना बन जाता है। और इसमें जो लूप है वो और भी सख्त हो जाता होगा। हाँ, इस स्तर पर परीक्षण बहुत ही एडवांस सवालों द्वारा होता है। और सबसे खास बात है लक्षित रिवीजन या टारगेटेड रिवीजन।
स्ट्रेस टेस्ट में जहां भी सिस्टम टूटता है या कमजोरी दिखती है, वापस उसी बिंदु पर जाकर उसे मजबूत किया जाता है। मतलब पूरा फोकस प्रदर्शन सुधारने और विषय में पारंगत होने पर होता है। एग्जैक्टली। और सबसे अहम बात जो स्रोत में बताई गई है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति सीधे लेवल 3 पर जंप नहीं कर सकता। किसी भी कीमत पर नहीं। बिल्कुल नहीं। स्तरों को छोड़ना या स्किप करना इस पूरे सिस्टम को तोड़ देता है। अगर लेवल 1 का हार्डवेयर ही कमजोर है तो लेवल 3 का स्ट्रेस टेस्ट उसे तुरंत क्रैश कर देगा। ये तो बिल्कुल एक घर बनाने जैसा हुआ ना, आप सीधे छत नहीं बना सकते। सही कहा। यही वजह है कि हर स्तर पर लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथनिंग वाला फीडबैक लूप इतना जरूरी है। ये लूप लगातार बताता रहता है कि दिमाग के किस हिस्से में जानकारी कच्ची है और इसे उसी वक्त मजबूत कर दिया जाता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम इन दोनों गहन विचारों को एक साथ रख कर देखें, एना जस्टिस की बाहर की दुनिया और खटाना की अंदर की दुनिया, तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि आज के दौर में सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। हमारे चारों तरफ सूचनाओं का समंदर है, जिसे हम इन्फो ओवरलोड कहते हैं। हाँ, हर वक्त डेटा ही डेटा। अगर कोई इंसान पुरानी लीनियर सूच के साथ इस समंदर में उतरेगा तो वो डूब जाएगा। वो सिर्फ एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक बनकर रह जाएगा जो हर रोज सिर्फ खबरों और इवेंट्स पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों स्रोतों के नजरिए को अपनाते हैं तो हम उस सूचना के समंदर में तैरना सीख जाते हैं। इतना ही नहीं, हम एक अनुशासित विचारक और सक्रिय निर्णयकर्ता बन जाते हैं। चाहे फास्ट फैशन के पीछे की कड़वी सच्चाई समझनी हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी नए विषय को दिमाग में पक्का करना हो। सफलता की असली कुंजी हमेशा सतह से नीचे देखने और निरंतर फीडबैक लूप्स बनाने में ही छिपी है। बिल्कुल। जब तक सिस्टम की कार्यप्रणाली समझ नहीं आएगी, तब तक समस्या का समाधान एक तुक्का ही रहेगा। ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे चक्रीय तरीके से समझा और परखा जाए। और जब अलग अलग नजरियों को इस तरह जोड़ा जाता है ना, तब जाकर दिमाग का वो धुंधला एक्सरे साफ होने लगता है। एकदम सच बात है। बहुत ही गहरा विचार है जो मुझे अंदर ही अंदर झकझोर रहा है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता इस पर थोड़ा मनन करें। वो विचार क्या है? हमने देखा कि एना जस्टिस के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन उन दोषपूर्ण फीडबैक लूप्स का नतीजा है जिन्हें इंसानों ने बिना सोचे समझे बना दिया था। उन सिस्टम्स में दूर की सोचने वाला कोई लूप नहीं था। ये एक कड़वी सच्चाई है। और फिर खटाना के फ्रेमवर्क ने हमें दिखाया कि इंसान के दिमाग को किसी भी विषय में मास्टर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका एक कड़ा और सुव्यवस्थित फीडबैक लूप ही है। तो सोचिए क्या होगा जब हम आज के इस लर्न टू लर्न जैसे एआई लूप्स का इस्तेमाल करके भविष्य के ऐसे विचारक तैयार करेंगे। आप कह रही हैं कि ऐसे लोग जिनका दिमाग रेखीय नहीं बल्कि पूरी तरह से चक्रीय सोचता हो। क्या सिस्टम्स थिंकिंग की गहराई और मशीन लर्निंग लूप्स का ये मिलन ही हमारे भविष्य को बचाने की असली कुंजी है? ये तो दुनिया के सिस्टम्स को ही जड़ से बदलने की बात हो गई। क्या एक दिन ऐसा आएगा जब इस तरह सीखे हुए लोग दुनिया के ऐसे सिस्टम डिजाइन करेंगे जो पर्यावरण या समाज के लिए कभी कोई अवांछित परिणाम पैदा ही ना कर पाए? क्या हम अपने सोचने का तरीका बदलकर पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकते हैं? इस सवाल को अपने साथ जरूर रखिएगा।